हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज के इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एसवेल यानी स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग, एनसी वेब या फिर वे सभी स्टूडेंट्स जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी भी रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उनके एग्ज़ाम्स आ चुके हैं। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास में बीए प्रोग्राम का कोर्स है और उनके पास में 6th सेमेस्टर में कन्फ्लिक्ट एंड पीस बिल्डिंग वाला सब्जेक्ट है। तो आज की नई वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। चलिए ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो एज़ ऑलवेज, जैसा कि आप सभी जानते हो कि कोई भी आंसर स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इंट्रो यानी उसका जो परिचय है उसको लिखना पड़ेगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो शांति रक्षक सेनाएं हैं वो आकर्षक हम देखें तो उसको दो तरीके से काम करती है, एक स्थिर और एक अस्थिर। स्थिर सेनाएं वो होती है जो कि हमेशा मिलिटेंट्स पे या फिर बॉर्डर्स पे अपना पूरा कंट्रोल चार्ज लेके रखती है। दूसरी ओर वो शामिल होते हैं इसके अंदर, वो संस्थाएं शामिल होती है जो कि शांति सहयोग या फिर लोगों के द्वारा जो एक दूसरे के प्रति रवैया है उसको ध्यान में रखकर हम ऐसे संघर्षों को इसके अंतर्गत रखते हैं। तो संघर्ष यूएनओ दो तरीके से काम करता है, एक में उसकी आर्मी काम करती है और एक में वो पूरा एक संस्था के रूप में काम करता है। तो संस्था के रूप में कैसे काम करता है इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो अस्थिरता को क्या हुआ है, वैश्वीकरण के दौर ने बढ़ा दिया है। अस्थिरता का मतलब ये है कि कहीं पर भी कुछ फिक्स्ड नहीं है, कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है, इस तरीके से। तो नागरिकों की रक्षा करने के लिए संघर्ष क्षेत्र में स्थिरता और कानून शासन की मजबूती के लिए काम करता है। तो कानून जो है वो शासन की मजबूती के लिए काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यूएनओ ने भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे कई कानून बना रखे हैं और ये कानून क्या करते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वों के बीच में कभी तनाव को बढ़ने नहीं देते। और तनाव को ना बढ़ने देने की वजह से क्या है कि आज जो हमारा पर्यावरण जो है वो संतुलन में है। इसके अलावा ये शांति, सैनिक भेदभाव, ये कई बार हम क्या देखते हैं कि जो यूएनओ शांति स्थापित करने की बात करता है या किस तरीके से ये अल्प विकसित देशों में शांति को लाता है, तो ये शांति सैनिक भेदभाव, तो जो सैनिक भेदभाव होता है उसके खिलाफ और असमानता या हाशिए पर जाने संघर्ष का मूलभूत कारणों से दूर रहने के लिए राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूती प्रदान करता है। यानी यूएनओ क्या करता है, ये देश की संस्थाओं के साथ में मिलकर काम करता है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये वहाँ की देश की आर्मी के साथ भी, अगर किसी देश में मान के चलो अफगानिस्तान के अंदर ही प्रॉब्लम चल रही है तो उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व यूएनओ कैसे कराएगा, अपनी आर्मी को इनकी आर्मी से बात करवाएगा। और यूएनओ की अपनी कोई आर्मी नहीं है, जो भी उसका सदस्य देश है वो अपनी तरफ से वहाँ पर अपनी आर्मी को प्रोवाइड कराते हैं। तो उन आर्मी को लाना, ले जाना, रहना, खाना, इन सब के खर्च को भी उठाना पड़ता है। तो इसीलिए उसी लोगों को उस जगह की जिम्मेदारी दी जाती है जो उसमें निपुण हो। तो सैनिक संघर्ष जो है, असमानता है, इन सब को बदल कर हम देखते हैं कि यूएनओ राष्ट्रीय संघ के साथ में एक संस्था की तरह कार्य करता है और वो उस देश के अंदर काफ़ी हेल्प भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, संयुक्त राष्ट्र नागरिक मामले के अधिकारी के प्रमुख घटक हैं जो कि संघर्ष को रोकने के लिए अन्य शक्ति की भागीदारी, रचना और समुदाय के बीच में सुविधाजनक बनाई जा सके। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है आप सभी के लिए कि भाई जो नागरिक मामले हैं उन सब में राजनीतिक घटक जो है, राजनीतिक मामले कह लूँगी, राजनीतिक घटक जो है वो संघर्ष को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कि भाई अगर राजनीतिक मामले नहीं होंगे, फॉर एग्जांपल के तौर पर जैसे आप देखते हो मोदी जी हमारे वर्ल्ड टूर पे रहते हैं, कभी इस देश पे तो कभी दूसरे देश पे, तो अगर हमारे पास में राजनीतिक कूटनीति नहीं होगी या फिर राजनीतिक घटक नहीं होगा तो संघर्ष को रोकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके बीच में वार्ताएं नहीं होंगी, उन देशों के में उस पक्ष के बीच में वार्ताएं नहीं होंगी और उस पक्ष में जब वार्ताएं नहीं होंगी तो फिर किस तरीके से हमें उसकी जानकारी मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा यूएनओ के माली, कांगो, लोकतंत्र गणराज्य, मध्य अफ्रीका, इन सभी में यूएनओ ने क्या कर रखा है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपनी जो शांति सेना है इस सेना को वहाँ पर भेज रखा है और ये कई बारी उनकी हेल्प भी करती है। इसके बाद में सुरक्षा और कानून का शासन और संवाद और जवाबदेही को बढ़ावा देने के साथ अधिकारी नागरिक रूप से सामाजिक एवं खनिज स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे कि सुरक्षा और कानून का शासन हमेशा रहे और इनके बीच में आपस में संवाद के प्रति जवाबदेही भी रहे, संवाद के प्रति जवाबदेही भी
रहे, ये आपको याद रखना है। और स्थानीय अधिकारी जो भी होते हैं उन्हीं सभी के साथ में ये कार्य करता है और एक अभिक्रिया के रूप में यूएनओ कार्य करता है। यूएनओ जो है वो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसा संगठन, एक ऐसा देश के रूप में हम यूएनओ को संगठनों के देशों के समूह के रूप में देख सकते हैं, जहाँ पर अगर कोई भी निर्णय लिया जाता है तो वो सर्वसम्मति से लिया जाता है। आम सभा में सबको एक समान इक्वल राइट्स प्राप्त हैं। इसके अलावा शीत युद्ध समाप्ति के बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ अफ्रीका में 28 सैनिक अभियान कर चुका है, 28 बार अपनी सेना को भेज चुका है, लेकिन उसके अंदर भी हमें दिखता है कि भाई 21 बार ही नागरिक संघर्ष जो है वो स्थापित हुआ था, इससे ज़्यादा बार नहीं हुआ था। ये शांति सैनिक की जिम्मेदारी और उसके सामने चलने वाली चुनौतियों का नाटकीय रूप से बदलाव है। नाटकीय रूप से क्या है इनका, ये बदलाव है, ये भी याद करना है आप लोगों को। इसके अलावा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सभी के लिए कि भाई दूसरा लड़कों के द्वारा युद्ध में निर्भरता के काम बढ़ जाते हैं, है ना। तो दूसरे लड़कों के कारण युद्ध जो है हमेशा लड़ाई बढ़ जाती है, ये भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है। और अगर हम देखें तो यूएनओ की क्या भूमिका है, तो वो किसी फर्स्ट पार्टी जिसके बीच में भी वॉर चल रहा है, जिसके बीच में भी संघर्ष है, जिसके बीच में भी संबंध खराब है, तो उन देशों को ये आपस में इजीली मिलाने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके बीच में जो वॉर है, ये जो ट्रेडिंग का जो सिस्टम है वो ऊपर नीचे ना हो, वो बल्कि एक मैन्युफैक्चरिंग की तरह जैसे पहले चला करता था उस तरीके से वो चल सके। पीओकेज, ये ध्यान रखना है आपको, पीओकेज लिखा है में 2 तरह के परिचालन के संगठन होते हैं। एक होता है लड़कों या फिर लड़ाकों से अलग रखना। पीओके में 2 तरह के क्या होते हैं, परिचालन होते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला परिचालन क्या है कि ये लड़ाकों से अलग रखा है और निशस्त्रीकरण के युद्ध के मैदान में हिंसा भी कम हुई है। तो आप लोगों को ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट याद रखने हैं। पहला, निशस्त्रीकरण के मैदान में हिंसा ही कम हुई है, सबसे फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि वो लड़ाकों को अलग रखते हैं। इन दोनों को भी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है आप सभी के लिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ये लड़ाकों है, लड़ाकों के लिए एक अलग से ही हम संगठन बनाते हैं और उन लड़ाकों को ये कहा जाता है कि ऐसे देश जहाँ पर संघर्ष चल रहे हैं तो ऐसे देशों के खिलाफ क्या करो, आप आर्थिक दबाव बनाओ। आर्थिक दबाव बनाने का मतलब ये है कि आप उन्हें जो भी चीज़ें बेचते हैं उन्हें बेचना बंद कर दो। उन देशों को जब बेचना बंद कर दिया जाएगा तो उन देशों की जेब धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगी और फिर इसके बाद में वो युद्ध अपने आप ही त्याग देंगे, युद्ध इतना वो नहीं कर पाएंगे। दूसरा है, यूएनओ निशस्त्रीकरण की कई बार वार्ताएं बुलाता है। हालांकि इन वार्ताओं के अंदर ज़्यादातर देश शामिल नहीं होते, परंतु यह निशस्त्रीकरण तभी लागू होगा जब हर एक देश को एक दूसरे के प्रति विश्वास होगा कि भाई सामने वाले व्यक्ति ने क्या किया कि भाई अपने हथियार खत्म कर दिए तो मैं भी अपने हथियार खत्म कर दूं, या मैंने हथियार खत्म ना करे और मैं सामने वाले को कहूँ कि अपने हथियार खत्म कर दो, तो ये काम तो बिल्कुल गड़बड़ हो जाएगा, ये काम हो ही नहीं पाएगा। तो ये होपफुली आप सभी को इस वीडियो से भी वैल्यू मिलेगी और इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी के लिए कुछ वेरियस इंपॉर्टेंट लिंक्स दिए गए, जिसमें इंस्टाग्राम आईडी का लिंक है, जिसमें फेसबुक आईडी का लिंक है और जिसके अंतर्गत आप सभी अपने कोई भी क्वेरी या डाउट पूछना चाहते हैं तो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ वेरियस प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनके थ्रू हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए मिलते हैं हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।